Hello everyone. Today we will understand about spatial business information systems or you can say special purpose business information systems. ये वो information systems हैं जो किसी specific businesses में ही इस्तेमाल किए जाते हैं. सभी businesses इन information systems का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इनको अलग अलग categories में हमने divide किया है. The first one is knowledge management. Then we have artificial intelligence, under which we have so many options like robotics, vision systems, natural language processing, also termed as NLP, learning systems, neural networks and expert systems. इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. और ये लास्ट है virtual reality, which is also called as immersive virtual reality. Let us understand one by one कि इनके अंदर क्या दिया गया है. सबसे पहले है knowledge management. Knowledge management systems is an organized collection of hardware, software, database, telecommunications network and internet, people and procedure. If you remember, ये 6 components हमारे CBIS के हैं. जो हमने एक टॉपिक देखा था कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर ये 6 कंपोनेंट्स आते हैं. यही 6 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, जैसे कि TPS, MIS, DSS, जो हम फ्यूचर में आगे देखने वाले हैं. सो दिस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स specifically they are used to create, store and share and use the organization's knowledge and experience. Organization की जो भी knowledge है और experience है, उसको बनाने के लिए, create करने के लिए, उसको store करने के लिए, उसको share करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए ये knowledge management systems का इस्तेमाल किया जाता है. It is said that, यानी कि ये कहावत है, people, the knowledge they have and the new knowledge they create are the corporate asset of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट क्या होता है? पीपल, यानी कि एम्प्लॉयज़. आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एसेट्स होते हैं. मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है पीपल, यानी कि मैन. इट इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस मोर देन एनी अदर कैपिटल. बाकी सभी कैपिटल्स के मुकाबले पीपल यानी कि पर्सोनल्स, एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ CEOs, फर्म्स दैट यूज KMS आर ऑलवेज इनोवेटिव एंड परफॉर्म बेटर. CEOs के कुछ ग्रुप ने ये सर्वे किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं, वो ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं. जैसे आप सभी ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, निसान मोटर कंपनी ने एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाया है ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स के लिए, जिसका नाम है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन. जब कोई भी व्हीकल, जैसे कि ऑटोमोबाइल यानी कि कार या फिर कोई भी ट्रक, अपने लेन से दूसरे लेन में चला जाता है. आप सभी जानते हैं कि हाईवेज पर 3 या 4 लेन्स होते हैं, वाइट कलर की पट्टी लगी हुई रहती हैं. तो उसमें यदि कार यानी कि ऑटोमोबाइल यदि अपने लेन से दूसरे लेन के अंदर चले जाए, तो इट शिफ्ट्स द कार बैक इनटू द करेक्ट लेन इफ द लेन इज चेंज्ड. ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम कैमराज और कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि ब्रेकिंग को एडजस्ट किया जा सके और व्हीकल को वापस से उसके करेक्ट लेन में लाया जा सके. तो आप देखिए, इंटेलिजेंस तो ह्यूमन की है, यानी कि ये नॉलेज ह्यूमन बीइंग को है, लेकिन ये नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने ये नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम को दी और इससे ये लेन डिपार्चर प्रिवेंशन सिस्टम बनाया. The next is artificial intelligence, which is also denoted as AI. In AI, the computer system takes the characteristics of human intelligence. जो intelligence हम सभी में human beings के अंदर होती है, वही same to same characteristic computer system के अंदर आ जाती है. और इसके अलग अलग fields हैं, जैसे कि robotics, vision systems, natural language processing, learning systems, neural networks and expert systems. Let us understand them one by one. सबसे पहले है robotics. जैसे ही आप ये नाम देखते होंगे तो आपके दिमाग में रोबोट आ जाता होगा. यस, इट इज़ करेक्ट. लेकिन रोबोट का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी शेप बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसी ही होगी. इट माइट बी अ कंप्यूटर, लेकिन वो बिहेव बिल्कुल रोबोट्स की तरह ही करता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही बिहेव करता है. रोबोटिक्स इज़ एन एरिया ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर मशीन्स कॉम्प्लेक्स, डेंजरस, रूटीन या फिर बोरिंग टास्क कर सकती है. आप सभी अपनी डेली डे टू डे लाइफ में काफ़ी टास्क्स को कॉम्प्लेक्स देखते होंगे, यानी कि जो करने मुश्किल हैं. कई कार्य करने में खतरा रहता है, दे आर डेंजरस.
कई कार्य रूटीन होते हैं, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं। तो ऐसे काम करवाने के लिए हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वेल्डिंग द कार फ्रेम्स, कार्स को अगर ज्वाइन करना हो, उनके पार्ट्स को एक दूसरे के साथ असेंबल करना हो। सिमिलरली असेंबलिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स, काफ़ी आपने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स पर देखा होगा कि किस तरह से मशीन्स का इस्तेमाल करके एक मदरबोर्ड के ऊपर सभी सर्किट्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स और सभी स्लॉट्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उनके कंपोनेंट्स को असेंबल यानी कि ज्वाइन किया जाता है। तो ये रोबोटिक्स की एक स्पेशल फील्ड है। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है। यू कैन सी दैट नैनोबॉट्स मीन्स नैनो रोबोट्स, बहुत छोटे छोटे रोबोट्स। नैनोबॉट्स यानी कि 10⁻⁹ मीटर के साइज़ के रोबोट्स। सबसे पहले होता है मिली, उसके बाद होता है माइक्रो, उसके बाद होता है नैनो। नैनोबॉट्स यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलर साइज रोबोट्स, दे कैन ट्रैवल थ्रू आउट आवर बॉडी एंड इन आवर ब्लड स्ट्रीम टू डायग्नोज एनी डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। हम सभी को हेल्दी रखने के लिए और किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यानी कि जानने के लिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोटे छोटे मॉलिक्यूलर साइज्ड रोबोट्स को भेजे जाते हैं और उनको बाहर मशीन्स के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या फिर उनको इस तरह से बनाया जाता है कि वो हमारी बीमारी को डायग्नोज कर सकें। आप सोचिए, इतने छोटे रोबोट्स को पहले तो बनाना कितना मुश्किल है और बाद में उनको कंट्रोल करना भी। नेक्स्ट इज विजन सिस्टम्स। विजन सिस्टम्स में रोबोट्स और दूसरे डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन को? विजुअल इमेजेस को, यानी कि किसी चीज़ को देख करके, किसी पिक्चर को देख करके उसको एनालाइज करना। और आपको इसका एग्जाम्पल पता है, दे आर यूज टू परफॉर्म बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को ऑथोराइजेशन या ऑथेंटिकेशन परमिशन देने के लिए किसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि रेगुलरली अटेंडेंस लेने के लिए फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना, या फिर जब तक आप अपना थंब स्कैन नहीं करते तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के गेट के अंदर एंटर नहीं हो सकते, वो खुलेगा ही नहीं। सिमिलरली काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को यानी कि एम्प्लॉयज़ को उनके फेशियल फीचर्स के अनुसार रिकग्नाइज किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दिस इज, यू कैन से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेशियल स्कैन। आइडेंटिफाई द पीपल बेस्ड ऑन फेशियल फीचर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेशियल स्कैनिंग। सिमिलरली आईज को भी स्कैन किया जाता है। आइरिस स्कैन, आइरिस यानी कि आंख की पुतली, उसको भी स्कैन करके लोगों को एंट्री मिलती है, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन परमिशंस दी जाती हैं। तो ये सभी विजन सिस्टम्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP। आपने इसको देखा होगा और अपने मोबाइल फ़ोन्स में ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। जनरली लैपटॉप्स में भी ये अवेलेबल रहता है। आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, व्हेनेवर यू स्पीक समथिंग, यू स्पीक समथिंग मीन्स आपके जो वर्बल कमांड्स होते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सो सिंपल एप्लीकेशंस इसकी अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट। जो जनरली हैंडीकैप्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन्स जिनके हाथ नहीं होते, मोबाइल फ़ोन्स को टच स्क्रीन करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये NLP सिस्टम बनाया गया था। सो NLP इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग ऑन द वर्बल और रिटन कमांड्स इन इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एंड अदर ह्यूमन लैंग्वेजेस। ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हमारे जितने भी वर्बल कमांड्स होते हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम समझता है। An NLP system can be used to retrieve important information from internet without typing in the commands। यानी कि हमें कमांड्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। एंड सर्चिंग फॉर द कीवर्ड्स, यानी कि इंटरनेट पर सर्च करना आसान होता है। तो NLP का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के ऊपर एक ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है। उस लाइब्रेरी पर से ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, सारे वर्ड्स वन बाय वन कैप्चर होते जाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं यानी कि जो हम बोलते हैं वॉइस में, वो सभी टेक्स्ट फाइल्स में या फिर प्रोग्राम के कमांड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वट एवर यू स्पीक इट गेट्स कन्वर्टेड टू टेक्स्ट। सो दैट इज NLP। नेक्स्ट इज लर्निंग सिस्टम्स।
लर्निंग सिस्टम्स यानी कि ये वो सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर्स को लर्न करवाते हैं फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे हर एक मनुष्य गलतियों से सीखता है और आगे कोशिश करता है कि वो गलती फिर से ना हो सके, तो सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम भी पास्ट मिस्टेक्स और एक्सपीरियंसेस से सीखता जाता है। तो ये एक्सपीरियंसेस और जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं ये बड़े डेटाबेस में स्टोर करती जाती हैं वन बाय वन, और इन मिस्टेक्स को या एक्सपीरियंसेस को लर्निंग सेट कहा जाता है। इट इज़ अ सेट यानी कि कलेक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लर्निंग सेट, ताकि नई सिचुएशंस के अनुसार नया एक्शन लिया जा सके। ये जनरली गेम प्लेइंग में बहुत काम आता है। आप सभी ने देखा होगा टिक टैक टो गेम, जब भी आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ यानी कि सीपीयू के साथ खेली होगी, तो आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उसका दूसरा ऑप्शन जब कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सीपीयू सिलेक्ट करता है तो वो ऐसा सिलेक्ट करता है कि वो आपको हराने की कोशिश करे, लेकिन फिर आप अगेन अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और आप सीपीयू को हराने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती जाती है, और ये जनरली बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी बहुत यूजफुल है कि बिजनेस को अगर कोई डिसीजन लेना हो तो। नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि जैसा हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सेम उसी तरह से ये काम करता है। न्यूरल नेटवर्क अलाउज द कंप्यूटर्स टू रिकॉग्नाइज एंड एक्ट ऑन पैटर्न्स और ट्रेंड्स। किसी पैटर्न के अनुसार एक्ट करना हो यानी कि कोई डिसीजन लेना हो, या ट्रेंड एनालिसिस करना हो। ट्रेंड यानी कि अभी फ्यूचर में क्या चीज़ चलेगी और क्या चीज़ नहीं चलेगी, अभी किसका दौर चल रहा है, उसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे ह्यूमन ब्रेन के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम सिमुलेशन करता है, यानी कि बिल्कुल उसी के जैसा फंक्शनिंग करता है। जैसे काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टॉक ऑप्शंस और ट्रेडर्स न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। इससे वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकें, इसीलिए न्यूरल नेटवर्क्स उनके लिए बहुत काम का रहता है। सिमिलरली ये हम डिजीज़ डायग्नोस्टिक सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी को पहचानना हो कि किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को कौन सी बीमारी हुई है, न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन बैंक के चेक्स को रीड करने के लिए जिसके बारकोड कई बार पुअर क्वालिटी के होते हैं या कई बार उनके ऊपर स्क्रैच भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो बैंक के चेक्स होते हैं उनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उनका जो माइकर नंबर है या जो उनका बारकोड नंबर है वो कई बार ख़राब हो जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में वो काबिलियत है कि गलतियां होने के बावजूद भी वो उनको रीड कर सकता है। सो दिस इज़ न्यूरल नेटवर्क। एंड द लास्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लास्ट पार्ट है। एक्सपर्ट सिस्टम्स कंप्यूटर को वो काबिलियत देता है यानी कि एबिलिटी देता है ताकि सजेशंस ले सके और किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड का एक्सपर्ट होता है, कोई मैथमेटिक्स का, कोई सोशियोलॉजी का, कोई डॉक्टर। तो इसी प्रकार एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कंप्यूटर को वो काबिलियत मिल जाती है ताकि वो नए सजेशंस ले सके और इट कैन हेल्प द लर्नर टू परफॉर्म लाइक एन एक्सपर्ट। इससे जो लर्नर है वो एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को वो इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट की जो विजडम होती है वो इस्तेमाल करने का और वो कैप्चर करने का मौका मिलता है और वो उस फील्ड में मास्टर हो सकता है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस को? काफ़ी सालों का जो एक्सपीरियंस होता है और स्किल्स होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ मास्टर होते हैं, तो वो पूरी तरह से लॉस्ट नहीं होता है जब कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट या तो उसका शरीर शांत हो जाता है यानी कि डिमाइस हो जाता है, जब वो रिटायरमेंट को प्राप्त होता है यानी कि जब उसकी एज 60 के आसपास पहुंच जाती है, या फिर वो किसी दूसरी जॉब के लिए चला जाता है। तो क्या होगा जब एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएगा तो जो एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाएगा तो वो एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक स्किल्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ गई। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो स्किल्स आ गई तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ के छोड़ने की वजह से लॉस प्राप्त नहीं होता है। सो एक्सपर्ट सिस्टम्स किसी भी फील्ड पर अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मॉनिटर करना। आप सभी ने देखा होगा जो बिजली बनती है यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनती है, तो उसमें कंटिन्यूसली एटॉमिक बम्बार्डमेंट होता रहता है। उन रिएक्शंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए उनको मॉनिटर करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है।
किसी बीमारी को डायग्नोस करना कि कौन सी बीमारी है, उसके तह तक जाना, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, डिजीज़ डायग्नोस्टिक सिस्टम। लोकेट द पॉसिबल रिपेयर प्रॉब्लम्स, जैसे कि बिल्डिंग्स में यानी कि अपार्टमेंट्स में, या फिर रेलवे ट्रैक्स में अगर कोई रिपेयर की ज़रूरत है, अंदर से कोई होल हो गया है जिससे काफ़ी पैसेंजर्स की जैसे जानहानि हो सकती है, मानहानि हो सकती है, तो उससे बचने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। परफॉर्म द क्रेडिट इवैल्यूएशंस, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना एम्प्लॉयज़ को या किसी पर्टिकुलर बाहर कस्टमर्स को या किसी को भी कितना क्रेडिट यानी कि उधार पर पैसा दिया है, उसको इवैल्यूएट करना। डेवलप मार्केटिंग प्लान्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट और न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर हमें कहीं पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर नई जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम्स की सलाह ली जाती है और कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी 6 ऑप्शंस यानी कि ये 6 ऑप्शंस यानी कि 6 फील्ड्स हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। रोबोटिक्स विजन सिस्टम्स, NLP लर्निंग सिस्टम्स, न्यूरल नेटवर्क्स एंड ES यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम्स। और जो लास्ट है जो हम देख रहे हैं, स्पेशलाइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें लास्ट हमारा है वर्चुअल रियलिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। इमर्सिव का मतलब होता है अंदर एंटर हो जाना। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग स्क्रीन के अंदर एंटर नहीं होता है, लेकिन बाहर के सभी ऑब्जेक्ट्स इस तरह से, अंदर के सभी ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन के इस तरह से बाहर आ जाते हैं कि सामने वाले को ऐसा फील होता है कि मैं उसका एक पार्ट बन चुका हूँ, मैं उसके अंदर जा चुका हूँ। सो वर्चुअल रियलिटी एक सिमुलेशन है रियल एनवायरनमेंट का। प्लीज रिमेंबर, सिमुलेशन यानी कि आर्टिफिशियल जनरेटेड 3D वर्ल्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड 3D वर्ल्ड। इट इज सिमुलेशन यानी कि उसका बिल्कुल कॉपी, ट्रू कॉपी जैसा होता है, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड विजुअली इन 3D। जनरली 3D, 4D, 5D का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। इसको वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। तो यूज़र ऐसा फील करता है कि वो उसके अंदर इमर्स हो चुका है। वर्चुअल वर्ल्ड को फुल स्केल में प्रेजेंट किया जाता है और बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के साइज़ का होता है, यानी कि आपके साइज़ के अनुसार ही आपको बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपकी अगर हाइट है 5 फीट, तो आपकी हाइट के अनुसार आपको बिल्डिंग कम से कम जैसे 10 मीटर की या 50 मीटर की, जितनी भी उसके अंदर फ्लोर्स होते हैं, उतने हिसाब से आपको बिल्डिंग और ट्रीज और बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। इट कैन रिप्रेजेंट एनी 3D सेटिंग सच एज अ बिल्डिंग, जैसा कि अभी बताया किसी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करना हो। जैसे कोई लोग अपना नया घर बनवाते हैं तो अपने घर का पूरा नक्शा देखना चाहते हैं कि मेरा घर कैसा दिखेगा, तो उसका रूम, उसका डाइनिंग, उसका किचन, सभी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से पता चल सकता है। सो आर्टिफिशियल जनरेटेड 3D वर्ल्ड से ये मिलता है। एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट, यानी कि पुराने ज़माने के जो खंडहर हो चुके होते हैं, महल होते हैं, या फिर जैसे धरती के अंदर से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं जो काफ़ी कीमती होती हैं, तो उनके बारे में भी पूरी तरह से एक्सकेवेशन करना यानी कि उनकी खोजबीन करना। ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर की रचना, कोई स्कल्पचर यानी कि मूर्ति को एनालाइज करना, और क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना कि पर्टिकुलर जगह पर अगर क्राइम हुआ था तो किस तरह से क्राइम हुआ, तो CID वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। इमर्शन की मदद से यूज़र को एक अंदर का डीपर एक्सपीरियंस मिलता है और अंडरस्टैंडिंग मिलता है वर्चुअल वर्ल्ड के बिहेवियर और उसकी फंक्शनैलिटी का, कि ये वर्चुअल वर्ल्ड किस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी काफ़ी पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और लर्निंग का। आप सभी ने देखा होगा कि अभी कोविड के दौर में किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूज़ ऑफ मैनी एप्लीकेशन सच एज जूम, जियो मीट, गूगल मीट। इनका इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट यानी कि गेमिंग में भी आपको पता है, जहाँ पर मल्टीप्लेयर गेमिंग होता है और लोग एक दूसरे के साथ गेम्स में खेलते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली लर्निंग सिस्टम्स में, यानी कि किसी को अगर कोई चीज़ सीखनी हो तब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए जनरली काफ़ी इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि HMD, हेड माउंटेड डिस्प्लेस। बहुत सिंपल है, आप अज्यूम कीजिए कि आपको किसी ने एक ऐसा चश्मा पहना दिया है और उस चश्मे को पहन करके आपका पूरा ईयर भी कवर हो गया है, तो आपको आवाज़ बाहर के वर्ल्ड की भी नहीं आएगी,
पूरे सिस्टम की आवाज़ आएगी और आपको स्क्रीन बिल्कुल वैसी की वैसी सामने दिखाई देगी। डेटा ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा ग्लव्स आप समझते हैं, ग्लव्स यानी कि जो हम हाथ में पहनते हैं, तो वो हमारे USB की मदद से हमारे कैबिनेट यानी कि CPU से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। जॉयस्टिक्स आपको पता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र नेविगेट कर सके उस वर्चुअल वर्ल्ड में और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। उसमें डायरेक्शनल साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शनल साउंड आप सभी को पता होगा, 3D साउंड। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि राइट साइड के ईयर से कोई एरोप्लेन आया, फिर आपके सेंटर में आया, फिर लेफ्ट साइड के ईयर से वो निकल गया। यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सिर के ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ा है। कई बार पीछे ऐसे ग्लास टूटता है तो आपको फील होगा कि ये बिल्कुल रियल में मेरे ब्रेन के अंदर कोई ग्लास की आवाज़ आई है, या ट्रेन की आवाज़, या बाइक की आवाज़। टेक्टाइल मीन्स टच। किसी चीज़ को आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप उसको टच कर रहे हैं। फोर्स फीडबैक डिवाइसेस, कई बार आपको पीछे से फोर्स दिया जाता है और आपको फील होता है कि आप सच में उसका पार्ट बन चुके हैं। वॉइस रिकग्निशन यानी कि आवाज़ को पहचानना, इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इमर्सिव एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले के बारे में जैसा अभी बताया था, ये फर्स्ट डिवाइस है जो वेयरर यानी कि पहनने वाले को इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। इमर्सिव यानी कि उसको ऐसा फील होता है कि वो उसके अंदर जा चुका है। HMD में 2 छोटी छोटी स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जिससे इमेजेस हमारी स्क्रीन से लेकर आईज तक पूरी तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि चैनल होती हैं, और हमें एक स्टीरियो व्यू दिखाई देता है पूरे वर्चुअल वर्ल्ड का। यानी कि वर्ल्ड वर्चुअल होता है लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि हम उसका पार्ट बन चुके हैं। सो दिस इज़ अबाउट वर्चुअल रियलिटी। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो आपका टॉपिक है, द टॉपिक इज़ स्पेशल पर्पस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसके अंदर नॉलेज मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जो हमने थर्ड पार्ट देखा, ये 3 पार्ट्स आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।